मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक, और आज दस्तक में बात वोट युद्ध की। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, लेकिन बिहार को टीम राहुल गांधी और टीम नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी प्रयोगशाला बना दिया है। राहुल गांधी वोट चोरी को मुद्दा बनाकर बिहार का चुनाव जीतना चाहते हैं, तो टीम मोदी वोट चोरी का काउंटर घुसपैठिए वोटर से कर रही है। दोनों टीमों ने बिहार की चुनावी बिसात पर अपने अपने मोहरे सेट कर दिए हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के लिए बिहार का चुनाव क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, आइए हम आपको दिखाते हैं। बिहार में राहुल गांधी, बिहार में प्रधानमंत्री मोदी। इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। तभी तो राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी बिगुल फूंकने से पहले अपना मुद्दा और एजेंडा सेट कर दिया है। राहुल की लाइन एकदम स्पष्ट है और अब प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी एजेंडे के साथ बिहार की जनता के सामने हैं। क्या वोट चोरी के मुद्दे पर जीतेंगे बिहार? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. 2029 लोकसभा का चुनाव राहुल वोट चोरी के मुद्दे पर लड़ेंगे। सरल शब्दों में समझें तो बिहार राहुल के चुनावी एजेंडे की नई प्रयोगशाला है। इसे यूं समझिए, बिहार में चुनावी बिगुल राहुल गांधी ने 17 अगस्त को फूंका। वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, लेकिन बिहार चुनाव का मुद्दा क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, इसकी स्क्रिप्ट 7 अगस्त को लिखी जा चुकी। जब दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता करके मोदी सरकार पर मतदाता सूची में हेराफेरी कर वोट चोरी से चुनाव जीतने का सनसनीखेज आरोप लगाया। बिहार के युवा वोट चोरी होने देंगे? वोट चोरी होने देंगे बिहार के युवा? बिहार का हर युवा कहेगा वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बिहार विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने हैं। वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन चुनावी मुद्दों को लेकर आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। वही मुद्दे जिसकी अगुवाई एक तरफ राहुल गांधी कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी के नेतृत्व में टीम एनडीए भी तैयार है। सबसे पहले उन मुद्दों को समझिए जिसे बिहार के चुनाव में बिसात के लिए चुना गया है। पहला मुद्दा है बिहार में चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। दूसरा मुद्दा है वोट चोरी बनाम घुसपैठिया वोटर। तीसरा मुद्दा है संविधान बचाओ बनाम संविधान का झूठ। चौथा मुद्दा है नीतीश की वापसी या तेजस्वी को ताज। पांचवा मुद्दा है टोपी वालों के साथ बनाम टोपी वालों का विरोध। इन्हीं 5 मुद्दों पर टीम इंडिया गठबंधन और टीम एनडीए में आर पार की जंग का शंखनाद हो चुका है। बिहार की चुनावी लड़ाई के लिए राजनीतिक चढ़ाई शुरू कर दी गई है। कई मुद्दों के इर्द गिर्द बिहार विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन जिस मुद्दे का शोर सबसे अधिक है वो है वोट चोरी और घुसपैठिया वोटर। आखिर चुनावी बिसात पर इन दोनों मुद्दों के टकराव का लाभ हानि वाला समीकरण क्या है, आइए समझते हैं। बिहार के वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए दोनों टीमें जोर शोर से जुट गई हैं। वार और पलटवार का खेल कैसे चल रहा है, आपको कुछ तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। ये तस्वीरें वोटर अधिकार यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी बिहार की चुनावी तारीखों का ऐलान होने से पहले यात्रा पर निकले हैं। 16 दिन की यात्रा में राहुल गांधी 23 जिलों में घूमेंगे और 1300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा के बीच आज जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने भी रोड शो निकाला, यानी राहुल की यात्रा का जवाब प्रधानमंत्री ने अपने रोड शो से दिया।
बिहार से आई इन 2 तस्वीरों की भी खूब चर्चा हो रही है। तस्वीरों के सियासी मायने समझे जा रहे हैं। मतलब अभी तक बिहार की चुनावी सड़क पर राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी साथ साथ नजर आ रही थी। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव हाथ उठाया था, यानी बिहार में कुर्सी की लड़ाई नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव है। श्री नरेंद्र मोदी जी आज बोध गया पधारे हैं। ये कितनी खुशी की बात है। इस पावन धरती पर मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबको स्वागत अभिनंदन करना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके पास पधारे हैं। तो आप सबको हाथ छोड़ करके आपको करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। पूरा नवादा एकजुट है। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। बिहार के मुस्लिम वोटरों को लेकर भी एनडीए और इंडिया गठबंधन में तलवारें खिंच गई हैं। पसमानदा मुस्लिमों में नीतीश कुमार की अच्छी पैठ है, लेकिन बीते दिन आई एक तस्वीर पर नई सियासी जंग छिड़ गई है। तस्वीरें बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह की हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया। ये पहली बार है जब नीतीश कुमार ने ऐसा किया। इससे पहले कई मौके आए जब नीतीश कुमार ने मुस्लिम टोपी पहनी है। विपक्ष इसे मुस्लिमों के विरोध से जोड़कर देख रहा है। तो दूसरी तरफ आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुंगेर की खानका रहमानी मस्जिद में पहुंचे। राहुल और तेजस्वी काफी देर तक मस्जिद में रहे। इन तस्वीरों के जरिए बिहार के मुस्लिम वोटरों को यही संदेश दिया कि वो उनके साथ है। वो टोपी पहनाने का काम करते हैं, वो नहीं पहन रहे हैं। वो तो पहले भी अगर पहन रहे थे तो मतलब टोपी ही पहना रहे थे। वो पहने या ना पहने, दोनों सूरतों में अल्पसंख्यकों को टोपी ही पहना रहे थे। वो अच्छा है कि आज उन्होंने सीधे मना कर दिया। हो सकता है भाजपा का दबाव हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ने उनको मना किया हो, तो उनके अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो मोर्चा है, उसको नीतीश जी से पूछना चाहिए कि आपने किसके दबाव में टोपी पहनने से इनकार किया। कुमार जी प्रतीकों के सहारे राजनीति नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी बराबर अपने फैसलों से एक ऐसी छवि पेश करते रहे हैं जिसमें किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग, किसी भाषा, किसी जिला के लिए न पूर्वाग्रह कभी रहा, न कभी दुराग्रह रहा। राजधर्म जनता की सेवा है और इस मानदंड पर वो बराबर खरे उतरे हैं। बिहार में मुस्लिम समाज की आबादी करीब 17.4% है, यानी बिहार का मुस्लिम मतदाता भाग्य विधाता है। अभी तक मुस्लिम समाज का झुकाव 3 पार्टियों की तरफ रहा है, यानी आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा उठाया है, उससे नीतीश कुमार के मुस्लिम वोट में सेंध लगना तय है, क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं की सूची में सुधार के लिए एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए एक खास समाज के वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी ने इसे घुसपैठियों को बचाने की साजिश करार दिया है। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं
कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार के दो लड़कों की जोड़ी बनी है और वोट युद्ध में ये जोड़ी कूद पड़ी है। जी हां, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले हैं। मुद्दा और मिशन एकदम से क्लियर है, क्योंकि बिहार में इस समय वोट चोरी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर घमासान जारी है। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, न ही जातिवाद का कोई मुद्दा उठ रहा है। सिर्फ और सिर्फ बिहार की वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर युद्ध छिड़ा हुआ है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि बिहार के वोट युद्ध में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ये जोड़ी का ये नैरेटिव क्या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को हरा पाएगा। अब की बार बिहार में वोट चोरी पर आर पार। एक घुसपैठिए आपकी जमीन पे कब्जा कर ले, आपको मंजूर है? हम बिहार में इनको एक वोट चोरी नहीं करने देंगे। किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो बिहारियों का वोट काट दे। राहुल तेजस्वी का नैरेटिव चलेगा या मोदी नीतीश का दांव? बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं, तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। एसआईआर पर बिहार में महायुद्ध, विपक्ष के टारगेट पर चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। चुनाव आयोग से मिलकर के भाजपा के लोग बड़ी साजिश रच रहे हैं। तेजस्वी और राहुल वोटर अधिकार यात्रा से चुनाव जीतने निकले। तो गुजरात के लोग बताएंगे कि बिहार में कौन कौन वोट देगा। मोदी और नीतीश ने मिलकर योजनाओं की झड़ी लगा दी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर दो लड़कों की जोड़ी कामयाब हुई। जी हां, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर बीजेपी के हाथ से बाजी पलट दी। हालांकि लोकसभा चुनाव में बिहार के अंदर राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी चल नहीं पाई, लेकिन इस दफा बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से राहुल गांधी और तेजस्वी जोड़ी बनाकर उतरे हैं और वोट चोरी का मुद्दा बनाकर वोटरों के बीच पहुंचे हैं। आपने एसआईआर नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है। तो वही पूरे देश में हो रहा है और बिहार में इन्होंने नया तरीका निकाला है, इसको ऐसा नाम दिया है। नोटबंदी से फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं सर। और मोदी जी ने कहा काला धन गायब हो जाएगा। काला धन गायब कहाँ पे है सर? अभी हम ही लोग को गायब करने के चक्कर में वो तो हम ही लोग गायब हो जाएंगे। सही बात है सर, वोटर लिस्ट से नाम काट के हम ही लोग को गायब कर देंगे लास्ट में। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा मुंगेर पहुंची और दोनों ने मिलकर तगड़ा रोड शो किया। दिखेगा, पता लगेगा। कुछ सालों से चुनाव हो रहे हैं और पब्लिक का मूड एक होता है और नतीजा दूसरा निकलता है। सब लोगों को लग रहा था कि चुनाव में कुछ ना कुछ गलत है। महाराष्ट्र में पहली बार सबूत मिला कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो बिहारियों का वोट काट दे। आप बताओ, दो गुजरात के लोग बताएंगे कि बिहार में कौन कौन वोट देगा। चुनाव आयोग से मिलकर के भाजपा के लोग बड़ी साजिश रच रहे हैं। पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे,
फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे, और बाद में ये गरीबी नहीं, गरीब को ही मिटाना चाहते हैं। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर वोट चोरी और एसआईआर की बात कर रहे हैं और सत्ताधारी गठबंधन पर चुनावों में धांधली के आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद बीजेपी का गठबंधन जीतता है। फर्क था कि तकरीबन 1 करोड़ नए लोगों ने वोट किया। जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं किया, सिर्फ विधानसभा में उन्होंने वोट किया, और जहां भी ये नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई। उसके बाद हमने इंक्वायरी की और कर्नाटक में बेंगलोर सेंट्रल सीट में 1 लाख फर्जी वोट इलेक्शन कमीशन ने एक्स्ट्रा डाल रखे थे। इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। हम तो कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है। जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहते हैं वही ज्ञानेश गुप्ता जो है कहने का काम करता है। जबकि बीजेपी घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष को घेर रही है, यानी एसआईआर पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। चोर मचाए शोर, जो खुद चोरी जीवन भर किया हो। आज तक हिम्मत नहीं हुआ कि 60 लाख 65 लाख अगर वोटर नाम कटे हैं, सूची में भी टांगा गया, क्यों नहीं 65,000 भी वोटरों को आप क्यों नहीं नाम दे रहे हैं? मृत के साथ चाय पी रहे हैं, मजाक कर रहे हैं लोकतंत्र का। अमित शाह जी की क्रोनोलॉजी समझिए। पहले वो एमएलए चुराते थे, रिजॉर्ट घुमाते थे, फिर उनको लगा कि एमएलए पे इतना रुपया खर्च करने का क्या ज़रूरत है। अब तो मुख्य चुनाव आयुक्त भी वही लोग चुनेंगे। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष होते हैं तो हमेशा उनका ही बहुमत होगा। तो जब चुनाव आयोग ही अब अपने कब्जे में है तो अब जो है वोट चोरी का कार्यक्रम बनाया जाए। अब वोट चोरी पर भी जब हल्ला हो गया है तो इन्होंने तय किया है कि चुनाव हुआ मुख्यमंत्री ही चुरा लेंगे। मुंगेर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था खानका रहमानी पहुंचे। यहाँ दोनों ने अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी से मुलाकात की। आपको बता दें कि खानकाह में आने वाले नेताओं का एक लंबा इतिहास रहा है। राजीव गांधी से पहले यहाँ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी आए थे। लंबे समय तक खानकाह को इंजीनियरों की खान के तौर पर जाना जाता है। यहाँ नीट से लेकर जेईई की तैयारी कराई जाती है और खानकाह में राहुल तेजस्वी ने कैसे वोटरों की इंजीनियरिंग की, वहाँ के अमीर शरीयत से समझते हैं। उनसे एसआईआर के सिलसिले में बातचीत हुई और उनसे वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के सिलसिले में बातचीत हुई। इस पे बातचीत हुई कि इस मुल्क में सब लोग शांति से भाईचारे के साथ कैसे रह सकें, नफरतें कैसे कम हो सकें, इन मुद्दों पर उनसे बात हुई जनरली। मुंगेर के बाद राहुल तेजस्वी का प्लान भागलपुर भी तगड़ा है। यहाँ दोनों का 52 किलोमीटर लंबा रोड शो है। अपनी वोटर अधिकार यात्रा से इंडिया गठबंधन का मैसेज क्लियर है। दलित, पिछड़े और मुस्लिम वोटरों पर पूरा फोकस, और ये मैसेज वोटर अधिकार यात्रा के शुरू होते ही लालू प्रसाद यादव दे चुके हैं। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चला। लालू यादव ने जब अपने ही अंदाज में सीधे पीएम मोदी पर प्रहार किया। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, सब लोग एक हो जाइए। विपक्ष को बिहार में एसआईआर से विधानसभा चुनाव में नुकसान की आशंका है, क्योंकि विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि एसआईआर से मुस्लिम और आदिवासी दलित मतदाता बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से हटाए गए और ये दोनों का ही पारंपरिक वोट बैंक है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी पर चढ़ाई हो रही है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। ये मोदी जी जब जब जानते हैं कि चुनाव आता है, ये हारने लगते हैं, तो कोई ना कोई तिगड़मबाजी जरूर ये करने का काम करते हैं। मोदी जी सोचते हैं
कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। ये बिहार है, बिहार। हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, चीन से हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और उसी दिशा में भारत ने टिकटॉक और अली एक्सप्रेस को हमारे देश में फिर से शुरू कर दिया है। ये पूरे 5 साल बाद हुआ है। टिकटॉक और अली एक्सप्रेस जैसे कि ब्लॉक कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। अली एक्सप्रेस एक ई कॉमर्स साइट है जहां पर आप सामान खरीद सकते हैं। इन सभी को अनब्लॉक किया गया है। चीन का वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक करीब 5 साल बाद हमारे देश भारत में अब एक्टिव हो चुका है। काफ़ी पॉपुलर था, लोग विशेषकर युवा वर्ग टिकटॉक का बड़ा दीवाना था और जब टिकटॉक बंद हुआ तो उसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, लेकिन चीन से बिगड़ते रिश्तों के कारण इसे बैन किया गया था। अब चीन से क्योंकि हमारी दोस्ती हो रही है इसलिए टिकटॉक को फिर से चालू कर दिया गया है। प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता न्यूज रूम से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कारण जो हम बता रहे हैं प्रणय वही है या कुछ और भी? देखिए, खबर सही में इस खबर में थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। टिकटॉक की वेबसाइट का होम पेज जरूर खुल रहा है, लेकिन उसमें आगे ना तो आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं, ना कुछ और एक्सेस कर सकते हैं। जहां तक ऐप का सवाल है, ऐप भी एक्सेसिबल नहीं है। देखिए, इस मामले को लेकर अभी सरकार की तरफ से किसी आधिकारिक जवाब का हम भी इंतजार कर रहे हैं। हमने इस मामले में जवाब मांगा है कि क्या वास्तविकता है, क्या स्थिति है। उसी तरीके से अली एक्सप्रेस को लेकर भी स्थिति है कि आप पेज एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन आप उसके आगे यदि कोई परचेजिंग करना चाहें या उसको एक्सेस करना चाहें तो वो जो सर्विसेज हैं वो अनअवेलेबल हैं। तो अभी आप इसे न तो पूरी तरह से खुला कह सकते हैं, न बंद कह सकते हैं। ये बात सही है कि इसके पहले तक स्थिति ये थी कि टिकटॉक की वेबसाइट पे यदि आप खोलने की कोशिश करें तो वो भी नहीं खुलता था। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने खुद एक्सेस करके देखा, टिकटॉक की वेबसाइट का होम पेज जरूर खुल रहा है, लेकिन उसके आगे अगर आप एक्सेस करना चाहें तो उसके ऊपर नोटिस लगा हुआ है कि 30 जून 2020 से भारत सरकार के निर्देश के बाद इसे ब्लॉक किया गया था। जी, बहुत धन्यवाद प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। हालांकि बड़ी खबर यही है कि टिकटॉक और अली एक्सप्रेस बहुत जल्द हमारे देश में फिर से शुरू हो जाएंगे। और अब दस्तक हम देंगे उस प्रश्न पर जिसके जवाब में छिपा विश्व युद्ध का संकेत। पुतिन ने यूक्रेन पर हवाई हमले का ऑर्डर दे दिया तो ट्रंप और यूरोप ने रूसी ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन को हमले की हरी झंडी दे दी। ट्रंप का ऑर्डर मिलते ही यूक्रेन ने रूसी ऑयल रिफाइनरी पर एक बहुत बड़ा हमला किया। अब पुतिन जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन पर पुतिन अपने विध्वंसक मिसाइलें दाग सकते हैं। जर्मनी ने भी अपने फाइटर जेट्स रूस के करीब तैनात कर दिए हैं। नेटो देश भी महायुद्ध की हुंकार भर रहे हैं। तो क्या अगले कुछ घंटों में तीसरा विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है? क्या अगले 72 घंटे में विश्व युद्ध छिड़ जाएगा? क्या रूस पर हमले का आदेश देंगे ट्रंप? क्या बड़ा करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति? क्यों जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने संभाला मोर्चा? क्या यूक्रेन रवाना हो गए अमेरिकी F-35 जेट? रूस की बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला। क्या तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजने लगा? पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला किया। सैकड़ों ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी।
यूक्रेन के कई शहरों पर पुतिन की मिसाइलों का कहर टूटा, लेकिन अब यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े ऑयल स्टेशन पर हवाई हमला किया है। यह हमला बीती रात रूस के द्रुजबा पाइपलाइन सिस्टम को निशाना बनाते हुए किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि हवाई हमले में उचेना ऑयल पंपिंग स्टेशन को तबाह कर दिया गया। इसी ऑयल स्टेशन से रूस के दोस्त बेलारूस को तेल सप्लाई किया जाता था। यह हमला यूक्रेन की ड्रोन फोर्स की 14वीं रेजिमेंट ने किया है। बड़ी बात यह कि हमला यूक्रेन पर हवाई हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऑर्डर पर किया गया है। व्हाइट हाउस के सूत्रों का कहना है कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। ट्रंप ने संकेत दे दिए हैं कि अगले कुछ घंटों में बड़ा होने वाला है। ट्रंप युद्ध को लेकर कोई बड़ा फैसला ले चुके हैं। अगर कोई देश हमलावर पर हमला नहीं कर सकता तो वो जंग नहीं जीत सकता। ये वैसा ही है जैसे कोई खेल की टीम जो सिर्फ बचाव करती है लेकिन खेल में आगे नहीं बढ़ सकती, वो कभी नहीं जीत सकती। अब आगे बहुत कुछ होने वाला है। आपको याद होगा, ईरान पर हमले से पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसे ही संकेत दिए थे और फिर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला किया था। सवाल यही है कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, क्योंकि युद्ध रुकने की सारी उम्मीदें करीब करीब खत्म हो चुकी हैं। रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की 1-to-1 मीटिंग अभी नहीं होगी। अगर शिखर सम्मेलन का एजेंडा तैयार हो तो पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलने को तैयार होंगे। ये एजेंडा बिल्कुल भी तैयार नहीं है। किसी बैठक की योजना नहीं बनाई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस पर यूक्रेनी हमले का जवाब पुतिन की सेना जरूर देगी। ये हमला यूक्रेन के साथ साथ किसी नाटो मुल्क पर हो सकता है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन में अमेरिकी कंपनी के कारखाने पर बम बरसाकर अपने बारूदी इरादों की झांकी दिखा दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है, रूस ने एक आम नागरिक कारोबार को निशाना बनाया जो अमेरिकी निवेश से चल रहा था। ये दिखाता है कि रूस शांति की बात करने को तैयार नहीं है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूरोप के कुछ नेता युद्ध को भड़काने में लगे हैं, यूक्रेन को लगातार उकसा रहे हैं और फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली जैसे मुल्कों के इशारे पर यूक्रेन ने हमला किया है। आरोप के मुताबिक बीती रात यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 54 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। ब्रांस्क में 19 ड्रोन, वोल्गोग्राड में 11 ड्रोन, रोस्तोव में 8 ड्रोन, वोरोनिश में 7 ड्रोन, बेलगोरोद और ओरियोल में 3-3 ड्रोन, वहीं कुर्स्क में 2 जबकि क्रीमिया में 1 ड्रोन को मार गिराया गया। और अब खबर पाकिस्तान की, आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत के विरुद्ध लगातार साजिशें कर रहा है। पहले अमेरिका के साथ बढ़ती नज़दीकियों की धौंस दिखाकर मुनीर ने भारत को एटमी युद्ध की धमकी दी और अब चीन को भी भारत के विरुद्ध भड़काने में लगा हुआ है ये आसिम मुनीर, क्योंकि रूस के कारण भारत और चीन में थोड़ी नज़दीकी बढ़ गई। ऐसे में मुनीर ने चीन को भड़काना शुरू कर दिया है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान में तगड़ा निवेश किया हुआ है और ऐसे में चीन भी मुनीर की हाँ में हाँ अब मिला रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मुनीर से मुलाकात की तो कैसे मुनीर चीन के कान भरने लगा। ऐसे में चीन से भारत को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। भारत के दुश्मनों से दोस्ती पालने में क्यों जुटे हैं आसिम मुनीर? पहले अमेरिका